हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 8, जिसका शीर्षक था अभी-अभी से कभी कल तक। हंसा ने आते ही अपने इतने दिनों से न आने की वजह बताई। बहुत काम था प्रयाग। अभी-अभी जेब से 2 कोरी पर्चियाँ निकल आईं, तो मैं उस खाली समय में तुमसे मिलने चला आया। मैं हमेशा हंसा को देखकर खुश हो जाता था। दुनिया जैसे उससे मिलने आती है, वह उससे उसकी पूरी निष्ठा के साथ जीता है। दुनिया के सत्य उसकी जेब में रहते हैं और वह उनका सामना करता चलता है। तुम अपनी कोरी पर्चियाँ यूँ बर्बाद मत करो। मैं तो यहाँ हूँ ही। तुम किसी काम से मुझसे मिलने आओ। किस काम से? हंसा यूँ सकपका जाता है। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह मुझसे किस काम के तहत मिल सकता है। मैं खुद सोचने लगा कि हंसा मुझसे किस काम से मिल सकता है। तभी निरंजन अपने पलंग से उछलता हुआ हम दोनों के बीच में आ गया। मैं मदद करूं? निरंजन बोला। किस बारे में? मैं हंसा की अचकचाहट में बोला। काम बताने में। हाँ, हमें मदद चाहिए, हंसा बोला। निरंजन चालाक नहीं था, पर दुनिया से वह कुछ इस तरह कबड्डी खेल चुका था कि अब वह हमेशा आदतन या तो खुद कबड्डी कबड्डी करता हुआ दुनिया के पाले में जाता या दुनिया का कोई खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी करता हुआ उसके पाले में घुस आता, जहां वह एकदम अकेला था। हार जीत मानी नहीं रखती थी, पर वह खेलते वक्त हमेशा सतर्क हो जाता। यहाँ पिछले कुछ समय से वह मेरे साथ खेलना बंद कर चुका था। जब भी वह मेरे पलंग पर आता तो अपनी सतर्कता अपने पलंग पर छोड़कर आता था। भाग जाओ यहाँ से, कैसे भी, निरंजन मुस्कुराते हुए बोला। हंसा और मैं उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अरे, यह कोई कैद में है क्या? अस्पताल में है। यहाँ से यह जब चाहे जा सकता है। हंसा निरंजन को जानता नहीं था, सो वह सीधी बहस पर उतर आया। निरंजन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। निरंजन, मैं ठीक नहीं हूँ। बाहर गया तो मारा जाऊंगा। निरंजन यह सुनते ही वापस अपने पलंग पर चला गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। हंसा अवाक सा निरंजन को देख रहा था। तभी निरंजन बोला, तुम जानते हो मूछें नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मूछें हैं। फिर मेरे जैसे कुछ और लोग तुम्हारी तरफ हो जाएंगे और तुम्हारे साथ कहेंगे कि मूछें नहीं हैं, जबकि लोग मूछें हैं का बयान देकर तुम ठीक नहीं हो सिद्ध कर देंगे और तुम यहीं पड़े रहोगे। इसमें मूछें हैं कि नहीं है, हिंसा है। तुम देख लो। इस बात पर हंसा धीरे से मेरे करीब आया। क्या कह रहे हैं ये? मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी काम से मुझसे मिलने आओ। लाओ, मुझे एक पर्ची दो। मैं एक जरूरी काम तुम्हें दे देता हूँ। हंसा ने मुझे एक पर्ची निकाल कर दी। तभी निरंजन फिर बोल पड़ा। कभी का की तबीयत नासाज है। पता नहीं कब 1 मिनट आगे बढ़ेगा। तुम अभी अभी का पलंग छोड़ दोगे और यहाँ आ जाओगे। तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है। तुम ठीक नहीं हो, पर यहाँ इस पलंग पर आते ही सब ठीक है लगने लगेगा। फिर कभी का तक इसका कोई अंत नहीं है। मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने कुछ गुस्से में जवाब दिया। फिर पर्ची खोलकर सामने बैठ गया। क्या लिखूं? हंसा ने मेरा हाथ पकड़ा और पूंछी से पड़े सफेद निशान को देखने लगा। यह क्या हुआ है? आह, एक औरत आसमान बनाने आती है। इस बार वह बादल भी बना रही थी। मैंने उससे बात करनी चाही तो उसने बादल भरी कूंची से मुझ पर वार किया। उसी का निशान है यह। क्या? कब हुआ यह? रात को। ठीक याद नहीं कब। हंसा उस निशान पर अपना अंगूठा घुमाने लगा। यह मिट नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है। रहने दो।
पर हंसा नहीं माना। वह अंगूठे के बाद हथेली जोर-जोर से रगड़ने लगा। मेरे मुँह से चीख निकल आई। हंसा ने रगड़ना बंद कर दिया। वह निशान गुलाबी पड़ चुका था। तभी हंसा उठा और दाहिनी तरफ के दरवाजे से प्रस्थान कर गया। हंसा अचानक उठ गया था। निरंजन का सिर किताब में घुसा पड़ा था। मैं कोरी पर्ची और पेन लिए कोई महत्वपूर्ण काम के बारे में सोच रहा था। इच्छा हुई कि पर्ची पर लिख दूं, मैं ठीक नहीं हूँ, या मूछें हैं, या दाहिना हिस्सा मेरे वश में नहीं है, या नील नील नील, या नीला आसमान बादल हंस। तभी हंसा ने साबुन, एक मग्गा पानी और एक कपड़ा लिए बाएं दरवाजे से प्रवेश किया। मैं हंसा की इस चाल और इस गंभीरता को बखूबी पहचानता था। वह एक जरूरी काम में व्यस्त था। हंसा, मैंने अभी कोई काम नहीं लिखा है। यह पर्ची अभी कोरी है। पर हंसा को काम मिल चुका था। वह मेरा सफेद दाग निकालने में जुट गया। वह नहीं निकलेगा। निरंजन की आवाज आई। हंसा कुछ देर के लिए रुका। निकलेगा, निकल रहा है। हंसा फिर घिसने लगा। कुछ देर में उसने साबुन के झाग को पानी से धोया। दाग वैसे का वैसा था, पर अब वह अपना गुलाबी रंग छोड़कर थोड़ा लाल हो गया था। छिटपुट बूंदें खून की भी उबलने लगी थी। हंसा डर गया। उसने हार मान ली। तुम ठीक नहीं हो, यह ब्लेसिंग है। तुम ठीक नहीं हो इसलिए मुझे नहीं है। तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम हो। तुम ठीक नहीं हो इसलिए भाग सकते हो। भाग जाओ। निरंजन मानो किताब का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा था। हंसा पहली बार अपना काम नहीं कर पाया था। वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सुनो प्रयाग, तुम्हें जो भी काम करवाना है इस पर्ची पर लिख दो। मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सोच रहा हूँ। जल्दी करो। हंसा अपनी हार से हकबका सा गया था। वह कमरे में घूमने लगा। निरंजन पीपल का पत्ता और किताब हाथ में लेकर मेरे पास आया। मैंने इसे पढ़ लिया। इसका अंत और इसकी शुरुआत गायब है। तो तुम पर्ची में लिखकर इसकी शुरुआत और अंत मंगा दो। निरंजन मिन्नतें करने लगा। मैं मान गया। मुझे लगा मैं भी हंसा ही हूँ। मुझे भी ना कहने की कला नहीं आती है। मैंने शायद आखिरी बार ना नील को कहा था। क्या लिखूं? कौन सी किताब है यह? गोदो, वेटिंग फॉर गोदो। अरे निरंजन, गोदो का शुरुआत और अंत नहीं है। है, होगा ही। ऐसा कैसे? बेकेट ने नहीं लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह लिखना चाहता था। मुझे इसकी शुरुआत और अंत चाहिए बस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आंसर ले आएगा। मैंने लिख दिया। गोदू की शुरुआत और अंत चाहिए। महत्वपूर्ण है। जैसे ही मैंने पर्ची लिखी, हंसा ने आकर उसे अपनी जेब में रख लिया। चलता हूँ। जल्द ही तुम्हारा काम पूरा होने पर मिलूंगा। यह कहकर हंसा प्रस्थान कर गया। उसके प्रस्थान करते ही ट्रे वाली नर्स ने बिना ट्रे के भागती हुई प्रवेश किया। वह सीधी कभी का के बिस्तर पर चली गई। कभी का के आदमी को उसने सीधा किया, उसके ऊपर चादर ढक दिया। तभी खट 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 की आवाज के साथ डॉक्टर ने प्रवेश किया। वह सीधा कभी का के बिस्तर के पास गया। कुछ देर की खुसर फुसर के बाद बिना ट्रे वाली नर्स और डॉक्टर चले गए। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर से पूछूं कि मुझे क्या हुआ है, पर सब जगह इतना खुफियापन फैला हुआ था कि मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस कर सकता था। कुछ हुआ है। क्या है? निरंजन चश्मा पहने छत पर बने हंस को घूर रहा था। मैंने भी उस हंस को देखा। वह हंस बस उड़ने को था, जैसे अटका पड़ा था। 1 मिनट आगे बढ़ रहा है। निरंजन ने हंस को देखते हुए बोला। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। निरंजन बड़बड़ाता रहा। तुमने देर कर दी। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं हंसा का इंतजार करूंगा। वह जल्द कहानी की शुरुआत और अंत लेकर आएगा। मैं इंतजार करूंगा। मैं हंसा के बारे में सोचने लगा। कुछ ही देर में कमरे में बहुत उठक पटक होने लगी। चादरें बदली गईं, बिस्तर यहाँ वहाँ हुए। निरंजन सामने के बिस्तर पर चला गया। मैं निरंजन के बिस्तर पर आ गया। कभी कहा के बिस्तर पर उसके पहले वाले बिस्तर वाला मरीज पहुंच गया। कुछ समय तक अभी अभी का बिस्तर खाली पड़ा
रहा। फिर एक लड़का बेहोशी की हालत में वहाँ लाया गया। वह कई दिनों तक सोता रहा। उसे देखने बस उसकी बूढ़ी माँ धीरे-धीरे चलती हुई आती थी। उसकी बगल में बैठी रहती, उसके हाथों की रेखा को टटोलती रहती, उनमें कुछ ढूँढती रहती। जब उस लड़के को होश आया तो उसकी माँ उसके पास नहीं थी। वह लड़का मुझे देखने से कतराता रहा। निरंजन के बिस्तर के पास अब एक खिड़की थी। वह घंटों खिड़की पर बैठा हुआ हंसा का इंतजार करता रहता। मैं अब ठीक महसूस करने लगा था। मेरे शरीर का दाहिना हिस्सा वापस मेरे वश में आने लगा था। ऊंची वाली औरत ने पूरे कमरे को आसमान बना दिया था। मैं इंतजार में था कि कब वह अभी-अभी उड़ने को का दूसरा हंस बनाएगी। तो खत्म होता है हमारा यहाँ से अभी-अभी से कभी का तक वाला शीर्षक। कल से शुरू करेंगे इसका भाग 9, जिसका शीर्षक रहेगा दूसरा आदमी। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।